आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज करेंगे यूजिंग कूलम्स लॉ। और साथ साथ इसी का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मतलब कि जैसे एक बार लाइन चार्ज के कारण, एक बार तो हमने गॉसेस थ्योरम से करा हुआ है, अब हम लोग एक बार कूलम्स लॉ से करेंगे और दूसरी बार यानी एक सर्कुलर रिंग है और चार सर्कुलर रिंग है, उसके कारण भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तो फिर भी एडिशनल में एज अ क्वेश्चन है, ये तो वो भी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है। तो दैट्स व्हाई पहले इन दोनों को करवाऊंगा, उसके बाद दो एग्जांपल्स बच्चों ने भेजे हैं वो करवाऊंगा, और फिर आपकी अगर एडिशनल की कोई क्वेरी रह गई होगी फिर उसे लेंगे। तो वन बाय वन करके चलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a long straight line charge by Coulomb's law। जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि एक लीनियर चार्ज है, स्ट्रेट लाइन चार्ज है, इसकी लंबाई पता नहीं बहुत ज्यादा है, और इसके कारण इधर किसी पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे, तो पूरे के पूरे के कारण डायरेक्ट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए हम पहले इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो r ले लेते हैं, और इसका एक सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक का सेक्शन x है, और उसके अंदर भी बहुत एक छोटा सा सेक्शन है dx, जिस पर चार्ज जो है, चार्ज ऑन dx इज dq। इस चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर पहले कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैं ये फाइंड आउट करूंगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं इसका a और इसका b नाम दे दूं, तो p से b तक का डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो pb इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि pb का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस छोटे से चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर छोटा सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, देयरफॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर हम देखें इस P पॉइंट पर जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन जनरल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहां B से P तक का है, BP का स्क्वायर। तो वही हम यहां पे करेंगे, DE 1/4πε0, यहां पे छोटा सा चार्ज है DQ, और उसके कारण ये जो डिस्टेंस है वो BP का स्क्वायर, जिसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर मैं लिखूं तो 1/4πε0 DQ, बल्कि DQ को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है
कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब लेंथ यहाँ पे चार्ज तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो जितने दूर का चार्ज उतने दूर की लेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, यानी अगर इतने दूर का चार्ज तो इतनी दूर की लेंथ, यानी लैम्डा डी एक्स इज इक्वल टू डी क्यू। यहां पे रख दीजिए लैम्डा डी एक्स और अपॉन बीपी स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब उसके बाद की बात देखें, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार आ गया हमारे पास, तो ये केवल इतने से टुकड़े का भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया। लेकिन आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, यानी कि एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये थीटा है तो ये डी कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा मैं मान लू तो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात अगर हम करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ई इज विल बी इक्वल टू डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब आप कहोगे सर इंटीग्रेशन, डीई कॉस थीटा एक्चुअली इस छोटे से हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, अगर पूरे के लिए चाहिए तो पूरे के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब पूरे का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो उसके लिए जरा देखना पड़ेगा, पहले डीई की वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अब चक्कर क्या है, यहां पे स्मॉल लेंथ ले रहे हैं, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स में भी चेंज होगा, थीटा में भी, यानी एक्स और थीटा दोनों वेरिएबल है। जबकि इंटीग्रेशन करने के लिए जरूरी होता है वेरिएबल कोई एक ही हो, या तो एक्स या थीटा, कोई एक ही वेरिएबल पॉसिबल है। तो या तो एक्स को थीटा में बदल दो या थीटा को एक्स में बदल दो, तो आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए रास्ता हम कैसे निकालें, यहां पर एक्स और थीटा इनमें रिलेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन आर, यानी r tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू थीटा के टर्म्स में भी तो ले आए, लेकिन फिर dx भी तो बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो r sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू dx बाई डी थीटा, ये इधर आ जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू dx। इसको एज अ टॉपिक आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, लिखिएगा अपने नोटबुक में, क्योंकि ये एज अ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि मैं इसी पैटर्न का एक और भी कराने वाला हूं जो आपके बुक में नहीं है, तो थोड़ा ध्यान देना। हाँ जी सर, cos थीटा की वैल्यू नहीं रख सकते हम x की टर्म्स में? बेटा, कोई भी ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे सिंप्लीफाई करना हमें। एक्चुअली मैंने तो एक दो बार करके देखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि cos थीटा से कैंसिल नहीं हो रहा। आपको करके देखना पड़ेगा, फिर गलत होगा, फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल होता है। ओके, लेने को तो रिलेशन tan थीटा का ही थोड़ा ना होता है, कॉट का भी होता है, कॉस का भी होता है, एक्स और आर को रिलेट करने का, लेकिन उससे आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ओके ओके सर। आपको हम पहले से बस बता देते तो इससे फायदा ये होता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फटाफट कर लोगे, और खुद सोचना पड़े तो आपको साइन कॉस टैन सबसे करना पड़ेगा, तब करके देखना पड़ेगा कि इससे फिट बैठ रहा है, ये चीज होती है। अब आप यहां देखें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा की जगह पर तो खैर कुछ नहीं, लेकिन dx की जगह पर r sec स्क्वायर थीटा
डी थीटा होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर कॉस थीटा। देखते हैं कॉस थीटा का भी यूज आ रहा है वैसे तो। अब 1/4πε0 लैम्डा, अगर मैं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और कॉस थीटा लिखूं, आप में से कई बच्चे सोच में पड़ गए होंगे सर यहां आर है, आपने आर स्क्वायर लिख दिया। एक्चुअली मैं यहां आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाला हूं। इसका फायदा क्या हुआ जरा देखो, सारी चीज वही लिखी, अगर ये हटा दूं तो ये भी हटा दूंगा, बाकी सारा सेम है। मैं यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। जरा गौर से देखें, एक्चुअली बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये हो रहा था कि ये कैंसल हो रहे हैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा और ये कॉस थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर फाइनली क्या बच गया हमारे पास, E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। इसको हम बाहर निकाल ले 1/4πε0 लैम्डा आर और कॉस थीटा डी थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू क्या है ये नहीं पता, अब इस थीटा की वैल्यू पर काम होगा सारा। तो देखो बेटा, जैसे अगर आप इस पॉइंट पर हो और यहां से डिस्टेंस ले रहे थे तो थीटा, थोड़ा और दूर जाओगे और बड़ा, थोड़ा और दूर जाओगे और बड़ा, और अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हुआ तो ये इनफाइनाइटली दूर जाके कहीं मिलेगा, यानी 90 डिग्री, यहां से इधर 90 डिग्री, और इसी तरह इधर आगे जाएंगे तो यहां से यहां तक भी 90 डिग्री। अब या तो आप ये करो कि केवल एक तरफ का इंटीग्रेशन करके इसको डबल कर दो क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे, या फिर -π/2 से +π/2 तक कर लो क्योंकि आप यहां पर हो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, एक लाइन इधर को आगे बढ़ रही है एक इधर, तो इधर वाले को -π/2 लेते हैं तो ऊपर वाले को π/2। या फिर आप ये भी कर सकते हो, किसी एक तरफ का निकाल कर डबल कर दो क्योंकि ये हमने लगभग मिड पॉइंट लिया था। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो यहां पर इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 हो जाता है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, -π/2 से π/2, और 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर साइन 90 माइनस साइन ऑफ -90, यानी E इज इक्वल टू 1/4πε0 लैम्डा अपॉन आर साइन 90, और वो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 90 1 + 1 2 हो गया। अब 2 से ये कैंसल हो गया तो लैम्डा अपॉन 2πε0 आर। सर हाँ जी बेटा। सर ये जो हमने गॉसेस थ्योरम से किया था तो भी यही आया था, तो मतलब ये दो तरीके हैं अलग अलग प्रूफ करने हाँ जी के। बेटा, हाँ जी, दो अलग अलग तरीके हैं। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में
लिखा जाता है विदाउट यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो आपकी मजबूरी हो जाएगी यही करना, क्योंकि गॉसेस थ्योरम से तो बहुत आसान हो गया था, ये ऑलमोस्ट इसका हाफ साइज का था, है ना। तो अगर कभी मेंशन हो जाता है कि विदाउट यूजिंग गॉसेस थ्योरम, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। इसी तरह एक और भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज की जगह पर अगर एक और डेरिवेशन करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर चार्ज्ड लूप, यानी कि एक लूप है, सर्कुलर लूप, और वो चार्ज्ड है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा गौर कीजिए, अगर मान लेते हैं वो चार्ज लूप मैंने ये वाला लिया, ठीक है, और ध्यान रखना ये चार्ज लूप जो मैंने ये वाला लिया, इट डजंट मीन कि ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है, यूं यूं। समझ रहे हो मेरी बात को? 3 डायमेंशन में समझो, ये यूं रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ, यूं रखा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला हिस्सा ऊपर है तो ये वाला नीचे है, ऐसे कुछ समझिए, ठीक है। यानी कि इस तरह से चार्ज लूप है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इधर किसी पॉइंट पर हमें निकालना। मान लीजिए इसके सेंटर से होते हुए ये एक कोई पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके सेंटर पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें। तो आप क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा कंपोनेंट एज्यूम करेंगे, इस पूरे पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर इसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लूं मैं dn, जिसपे चार्ज dq है, कंजस्टिंग चार्ज dq, और इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा है, यहां भी सेम अभी जैसे किया था लाइन चार्ज के कारण, तो यहां पर एक थीटा का एंगल एज्यूम हम कर लेते हैं और पहले इसके कारण निकालते हैं। इसका जो ये रेडियस है उसे a मान लो, और ये जो डिस्टेंस है उसे अगर x मान लेते, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x² प्लस a²। अगर इसको p नाम दे दो, इसको o नाम दे दो, यहाँ a नाम दे दो, और इधर b नाम दे दो, मान लो। तो आप देखिए इस छोटे से हिस्से के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड at p due to small charge dq, इस छोटे से चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड dE इज इक्वल्स टू वही 1/4πε0 q, यहाँ का चार्ज क्या है dq, अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर AP का स्क्वायर। AP क्या है, √r² प्लस x², तो DE इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और dq की जगह पर क्या लिख सकते हैं,
जैसे dq की जगह पर वैसे तो वही लैम्डा की तरह dq अपॉन dl लिख सकते हैं, यानी लैम्डा dl लिख सकते हैं dq की जगह पर। तो यहां भी लिख देते हैं लैम्डा dl, और AP स्क्वायर क्या होगा, वही x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी तक आप देख रहे होंगे तो लाइन चार्ज के कारण और इसके कारण अभी तक आपको जरा भी फर्क नजर नहीं आया होगा, लेकिन आएगा, फर्क आएगा। सर अंडर रूट भी होगा? नहीं बेटा, स्क्वायर के कारण रूट नहीं होगा, क्योंकि AP का स्क्वायर है, जबकि ये वाली वैल्यू तो बस AP की आई थी, तो रूट तो गलती से लग गया। अच्छा जी, पहले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसके अगर दो कंपोनेंट ब्रेक करो तो एक कंपोनेंट यहां पर DE cos थीटा, वैसे तो केवल परपेंडिकुलर ही होगा, जैसे आपने लाइन चार्ज का किया था उसी तरह आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कुछ और भी बातें पुटअप कर दी जाए तो फंस जाओगे, इसलिए इसका और डिटेल में बताऊंगा अभी। क्योंकि इसका दूसरा कंपोनेंट भी एक्चुअली में बनता है DE sin थीटा, उसे हम लिखते इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। तो या तो सिंपली आप DE cos थीटा लीजिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा आउटवर्ड ही होता है, और उसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे सर्कल के लिए, पूरे सर्कल के लिए। और पूरा सर्कल कहां से कहां तक जाएगा, DE cos थीटा पूरे सर्कल के लिए। D की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। लेकिन कहां से कहां तक, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें पूरी लेंथ इसकी आ रही है, और cos थीटा आसानी से हट भी सकता है। जैसे मैंने कहा था थीटा या L इनमें से, या जैसे उसमें था लाइन चार्ज वाले में थीटा या x में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। यहां पे जो x है वो फिक्स है, ये फिक्स है। आप इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसी भी हिस्से के कारण, वहां पे तो ये अगर DL चेंज कर रहे थे तो x चेंज हो रहा था, लेकिन यहां फिक्स है, यहां पे ये चेंज हो रहा है। तो यहां पर cos थीटा का की वैल्यू अगर निकालो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, और साथ में खाली DL बच गया। क्योंकि अगर ये वाले पोर्शन के बजाय अगर थोड़ा बड़ा ले लिया, थोड़ा बड़ा और पूरा सर्कल ले लिया, तो केवल DL में ही चेंजेस आ रहे हैं, ना x में चेंज आ रहा है, ना a में चेंज आ रहा है। ये लूप के साथ x और a तो फिक्स है, पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो फिक्स है। तो केवल DL का इंटीग्रेशन, DL मतलब लेंथ ऑफ द लूप, और लेंथ ऑफ द लूप कहां से कहां तक जाएगा, तो 0 से 2 पाई r तक, मतलब सॉरी a तक, सिंपली 0 से 2 पाई a तक, एंड डन, डेरिवेशन डन। DL का इंटीग्रेशन L 0 से 2 पाई a तक, यानी E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, और दिस विल बी 2 पाई a। तो यही हमारा डेरिवेशन हो गया। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि लैम्डा को Q अपॉन 2 पाई a रख दो,
कहोगे सर वो कैसे? भाई अगर मान लीजिए इस पे टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा टोटल चार्ज, तो जैसे मैंने थोड़ा सा चार्ज लिया था तो थोड़ी सी लेंथ, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ लैम्डा, या फिर ये भी तो लिख सकते हैं अगर टोटल चार्ज ले रहे हैं तो टोटल लेंथ ले लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू क्यू। तो ये लैम्डा इंटू 2 पाई ए इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू एक्स अपॉन इसको और इसको इंटू कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आप कहोगे सर ये जगह छोड़ी आपने, कुछ रीजन या ऐसे ही? रीजन है, मैंने यहां डी कॉस थीटा बस लिया और मैंने कहा कि ये लाइन वाले से थोड़ा अलग है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये इस तरह का होता है। तो इसका ऊपर वाले हिस्से के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे वाले के कारण भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हर अपोजिट पार्ट के कारण। तो डी कॉस थीटा और फिर इसी का जस्ट दूसरा कंपोनेंट डी साइन थीटा। इसी तरह अगर इसका जस्ट अपोजिट कंपोनेंट ले लो तो यहां पर एक और डी, तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल कर देते। अब आपके जहन में फिर ये बात आती है, तब तो सर डी कॉस थीटा फिर 2 बार होना चाहिए। नहीं, डी कॉस थीटा एक ही बार होगा। क्यों? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, जस्ट वेट एंड वॉच। पहले तो आप ये लिखें कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ DE which is D sin theta due to opposite part of loop will cancel effect of each other. यानी कि ये डी साइन थीटा कैंसल कर देंगे आधे आधे सर्कल का। जैसे इधर छोटा सा डीएल तो इधर भी छोटा सा डीएल, ठीक है। तो इसका डी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसल किया, लेकिन इसका भी डी कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा, वहां पे 2D कॉस थीटा क्यों नहीं लिया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एक्चुअली वो लिया गया है, ये थोड़ा सा समझने की बात है। इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो तरह से लिख सकते हैं। आप कहोगे सर डी कॉस थीटा 2 बार लो, एकदम ले लो भाई। डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, एक डी कॉस थीटा आधे सर्कल के लिए है, आधे सर्कल का एक डी कॉस थीटा, क्योंकि ये हमेशा अपोजिट पार्ट में जब हमेशा पेयर में लेंगे तो आधा सर्कल जब तक इधर से, जैसे इतना हिस्सा लिया तो इधर इतना लिया, फिर इतना लिया तो इतना लिया, तो जब तक आधा सर्कल इधर का पूरा होगा उधर का भी आधा सर्कल पूरा हो जाएगा। यानी एक बार में एक तरफ से आधा ही सर्कल जाएगा, 0 से पाई है और 0 से पाई है। इसी को दूसरी तरीके से हम ये लिख सकते हैं कि भाई एक डी कॉस थीटा पे आधा सर्कल, एक डी कॉस थीटा पे आधा सर्कल। अगर इसको इकट्ठा कर दो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई 2D कॉस थीटा लिख दो। ये 2 बार इनको अगर जोड़ दो तो 2D कॉस थीटा और 0 से पाई ए कर दो। आप कहोगे सर आपने तो वो भी नहीं लिखा, आपने तो कुछ और लिखा है। तो कोई नहीं, वो भी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो आधा सर्कल अगर यहां पे 2 बार ले रहे तो पाई है, या फिर आप यहीं पे सीधा 0 से 2 पाई ए ले लो, डबल कर लो, तो वो भी वही बात होती है कि डबल कर दिया। तो इसीलिए या तो आधे सर्कल 2 बार ले लो या एक ही बार में पूरा कंप्लीट सर्कल ले लो, तो वो दोनों का मीनिंग सेम ही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? यस सर। यस सर। अब इसमें आते हैं केसेस।
कि अगर आप यहां पर हो सेंटर पे तो कितना होगा, या फिर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो केसेस भी कराता हूं, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। इसके अंदर दो केसेस हैं। अब पहला केस तो ये है कि आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप और कितना होगा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप। सेंटर ऑफ लूप पे ये x कितना हो जाएगा बेटा, ये जो सेंटर से डिस्टेंस था वो कितना हो जाएगा, बोलो। अरे भाई अगर ये P पॉइंट यहां पर ले आऊं, अभी तो मैंने x की दूरी पर निकाला है, अब ये P पॉइंट मैं यहां पर ले आऊं तो x की वैल्यू क्या होगी, ए 0 x की वैल्यू 0 होगी। भाई a कैसे होगी, ये लूप है, रेडियस a बेशक है, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं मैं यहां पे पॉइंट पहले था x था, अब ये P पॉइंट मैं यहां पे ले आऊं, ये P पॉइंट यहां पे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा ना। यस सर, यस सर। yes sir तो इससे क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, 1/4πε0 क्यू इंटू 0 अपॉन कुछ भी है, दैट इज 0। यानी इसके सेंटर पे 0, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस p पर ये फॉर्मूला, और ये P पॉइंट बहुत दूर हो, बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे हो अगर, यानी केस 2 स्पेशल केसेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। फ्रॉम सेंटर, सेंटर से बहुत दूर, यानी x इज मच मच ग्रेटर देन a, x बहुत बड़ा हो, तो अगर x बहुत बड़ा है एज कंपैरिजन टू a तो हम a को इग्नोर कर देंगे, यस और नो। यस सर। तो क्यू x अपॉन नीचे वाला a इग्नोर कर दो तो x स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 1/4πε0 क्यू x अपॉन स्क्वायर से ये कैंसल x क्यूब, यानी 1/4πε0 क्यू अपॉन x स्क्वायर। और ये फॉर्मूला क्या आ गया, अगर आप जरा गौर करें तो अगर एक पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज हो और इसका डिस्टेंस भी x ही हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी यही होता था, बताएं। Yes, यानी कि दिस विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज, यानी लूप विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। अब बच्चों को समझ नहीं आती बात कई बार आप लोग को कि अरे सर अभी तो आप कह रहे हो इतना बड़ा लूप है, अभी कह रहे हो पॉइंट जैसा एक्ट करेगा, तो आप ही सोचो चाहे कुतुब मीनार हो और आप 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस अगर फोकस करते हो किसी तरीके से भी, तो वो एक छोटा सा पॉइंट जैसा ही तो अपीयर होगा। तो इन द सेम वे अगर ये P पॉइंट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो बहुत दूर किसी पॉइंट पर ये पूरा का पूरा लूप एक पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर होगा, बताइए। yes sir. yes sir एग्जाम्पल 1.8 जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 1.8 में कहा जा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो नीचे की तरफ गिर रहा है,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड का तो असर जितना इस पे होगा उतना उस पे होगा, क्योंकि चार्ज दोनों पे सेम रहता है। ठीक है, तो जरा देखो, हमें टाइम का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले अगर इस केस में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जांपल 1.8 में कहा जा रहा है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रॉन को अलाउ करने दिया जा रहा है गिरने के लिए, और एक बार ऐसा है, इसमें पिक प्रोटॉन को अलाउ करने दिया जा रहा है गिरने के लिए। दोनों में 1.5 सेंटीमीटर ही इनको गिरना है। तो टाइम का कंपैरिजन बताना है कि दोनों ही केस में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें यहां इलेक्ट्रॉन पर, तो जैसे कि आपको पता है, इस पे एक तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का लग रहा है ई, और साथ में इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी ओवरऑल एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कितना होगा, ई अपॉन एम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो उसमें क्या होगा, उसमें भी इसी तरह का कंडीशन, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड सेम चार्ज, बस उसका मास अलग है बेटा, उसका मास अलग है। यहां मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, तो ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बाकी सारा कुछ सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास डिफर करता। रही बात ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है 1.5 है। तो जैसा कि आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। नहीं, इसका यूज तो नहीं कर पाएंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो ये s दिया हुआ है 1.5, कोई नहीं, रख लेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एक्सेलरेट हो नहीं रहा था, a/2 t स्क्वायर। तो इसको इधर ले आओ तो 2s अपॉन a इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी स्क्वायर जब इधर जाएगा तो अंडर रूट। अब आप यहां पर s की वैल्यू क्या रख लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 0.015 मीटर। s की वैल्यू हमें पता है, a पता है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लगाएगा, बताएं। बताएं भाई, ध्यान रहे, यहां पर पहले कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए कैलकुलेशन तो मैं नहीं कर रहा। आप बस पहले यहाँ पे स्मॉल, जैसे ई पे, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पे ये तीनों हमें पता है, रखोगे पहले ए आएगा, ए की वैल्यू आप यहां रखोगे, एस पता है, सॉल्व करोगे टाइम आ जाएगा। आपकी बुक में ये टाइम दिया हुआ है कि ये सॉल्व करने पर आ रहा है 2.9 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। अब वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। रही बात इधर, इधर भी वही करना है, बस इधर मास ऑफ प्रोटॉन एक अलग आ जाएगा। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये था, यहाँ भी सेम मेथड है, मास ऑफ प्रोटॉन जो लेकिन है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है अप्रॉक्स। तो वहां भी सेम मेथड फॉलो कीजिएगा, आपको टाइम पीरियड टेकन बाय प्रोटॉन सॉल्व होकर इसी तरह एग्जैक्टली सेम मेथड है 1.3 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड्स आ जाएगा। रही बात एक्सेलरेशन, तो यहां पुट करके आप एक्सेलरेशन इसका भी और इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir.